इसके बाद हमारे बीच श्री अजय प्रकाश जी मौजूद हैं, जो कि जनजवार के संपादक हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 90 के दशक के बाद की जो हमारी राजनीतिक, आर्थिक, साहित्यिक जो गतिविधियां हैं, जो हलचल है, भारत जो है 1990 से एक शुरुआत हुई थी 91 से आर्थिक उदारीकरण की, और उस वक्त देश कितनी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था और एक तरीके से आर्थिक रूप से हम बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। और उस वक्त के अगर रिपोर्टों को पढ़ें तो ऐसा महसूस होता था कि चंद दिनों के लिए हमारे खजाने में कुछ पैसे देश में थे, लेकिन उस वक्त नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और मनमोहन सिंह उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे, और दोनों लोगों ने, विद्वान प्रधानमंत्री और विद्वान अर्थ मंत्री ने मिलकर, वित्त मंत्री ने मिलकर किस तरीके से बिल्कुल पंगु हो चुकी अर्थव्यवस्था को भारत की एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया और देश को आगे बढ़ाया। तो इशू है के बाद भारत, तो मैं चाहूंगा कि जनजवार संपादक अजय प्रकाश जी 90 के बाद के भारत को किस रूप में देख रहे हैं और कितना हमने सफर तय कर किया है, आगे जो हमारा ये कारवां जो चल रहा है वो कहाँ तक जाएगा, कैसा मुस्तकबिल होगा देश का, और कैसी परिस्थितियां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से देश के क्षितिज पर उठेंगे, उभरेंगे। मैं गुजारिश करूंगा श्री अजय प्रकाश जी से। 1990 के बाद का भारत वैसा ही था, और अब कम से कम परिणाम आ चुका है। 1990 की उम्र अगर 28-29 साल मान ली जाए तो सामने बैठे हुए ज़्यादातर लोग हैं सामने, और उसी का परिणाम हम देख पा रहे हैं कि 1990 के बाद का भारत कैसा होता जो आज हम देख रहे हैं। उस समय जब नई आर्थिक नीतियां लागू की गई थी, उसके बाद से शायद 10 साल तक अखबारों के पन्ने में साहित्य रहा होगा, और अब मास मीडिया साहित्य नहीं छापता है। मास मीडिया कहने का मतलब अखबार जो है वो न के बराबर साहित्य छापते हैं। मैं जिस अखबार में था, दैनिक भास्कर में, वहाँ साहित्य नहीं छपता है। संभवतः अमर उजाला, हिंदुस्तान में अगर छपता हो तो छपता हो, बंद हो चुका है। तो जिस 90 के दशक में साहित्य मास मीडिया से गायब हो गया, उसके बाद की पीढ़ी हमारे सामने है कि साहित्य के मसले पर बात होती है और लगभग 90% जगह खाली रहती है। तो ऐसा ही है, 90 के बाद का भारत अगर साहित्यिक दृष्टि से देखें तो लगभग हॉलो है, लगभग खाली है। साहित्य समाज को संवेदनशील बनाता है, आपको थोड़ा रोकता है, आपको फैसले से पहले थोड़ा कंफ्यूजन में डालता है। हाँ और ना कहने से पहले आप सोचते हैं ये देश किसका है और किसका नहीं है, ये तय करने से पहले थोड़ा रुकते हैं। लेकिन जब आपके बीच से साहित्य खत्म हो जाता है तो समाज की वह संवेदनशीलता खत्म हो जाती है और राजनीति आपके ऊपर तानाशाही की तरह चढ़कर बैठ जाती है, जो आज बैठी हुई है। आज का जो भारत आप देख रहे हैं वह उसी 90 के बाद का परिणाम है। इसको किसी मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव की सरकार ने नहीं बचाया था, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाएं जो थीं उनको गफलत में डालकर, उन पर झूठ फरेब का नया मिर्च मसाला लादकर जो बाजारीकरण और निजीकरण का लबादा ओढ़ा, उसका परिणाम आपके सामने है। जब हम छात्र थे गोरखपुर विश्वविद्यालय में और हम लोग 2000 में जब कहते थे, उदारीकरण के खिलाफ बातें कहते थे, निजीकरण के खिलाफ बातें कहते थे, तो लोग हम लोगों को समझाते थे कि नहीं, इससे रोजगार बढ़ेगा, इससे बाजार आएगा, इसमें विश्व बाजार की हस्तक्षेप होगा, और न जाने और कौन कौन से सपने दिखाए जाते थे। आज आप देख चुके हैं कि अडानी अंबानी के बाद से पूरा समाज किस तरह के भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। जो भ्रष्टाचार 2014 के पहले तक सिस्टम के एक हिस्से का हुआ करता था, नीचे तक हुआ करता था। राजीव गांधी के हिसाब से जो 20 पैसा 1 रुपया आता था और वो 20 पैसा जनता तक आता था, आज की हालत ये है कि वो 20 पैसा भी चलता नहीं है, जुमले में खो के रह जाता है। जिस समाज में साहित्य की ताकत होती है वो सवाल कर पाता है,
आज हमारे सामने जो सवालों पर प्रतिबंध है वो इसीलिए है क्योंकि हमारे भीतर वह कहानियां नहीं है। जब कहानियां होती हैं, कविताएं होती हैं, आदमी में नाटक का वह अंश होता है, तो समाज साहसी होता है। खालिस राजनीति हमेशा तानाशाही की तरफ ले जाती है और हमारा देश लगातार एक के बाद एक तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। आज हमारे देश में सवाल करना गुनाह होता जा रहा है। सवाल फिक्स हैं। आप पुलवामा पर वही सवाल पूछेंगे जो सत्ता ने तय किए हैं। हम पुलवामा पर यह सवाल क्यों नहीं पूछ सकते कि हमारी सिक्योरिटी चूक क्या है? जिस काफिले में एक साइकिल नहीं घुस सकती, उसमें 300 किलो की गाड़ी कैसे घुस जाती है? यह सवाल हम क्यों नहीं पूछ सकते? लेकिन आज हम पत्रकारों पर यह प्रतिबंध है। हमारे पूछते ही हम देशद्रोही करार दिए जाते हैं। सवाल यह है क्योंकि राजनीति खालिस हो रही है, उसमें साहित्य कम होता जा रहा है। तकलीफ, पीड़ा, समाज लगातार कम होता जा रहा है। नेताओं की जुबान से जो पहले कविताएं थोड़ी बहुत झड़ जाती थी, 2-4 कहानियों के अंश आते थे, वो गायब होते चले जा रहे हैं। और हमारे नेता, सांसद और विधायक ऐसे लोग बन रहे हैं जो कि 15 दिन में टपकते हैं किसी विधानसभा में, पार्टी टिकट देती है और 15 दिन में नेता बन के चले जाते हैं। और आप जैसे लोग जो महीनों सालों से अपने इलाकों में, क्षेत्रों में मेहनत करते रहते हैं, वो कार्यकर्ता ही बने रह जाते हैं। सिर्फ ये सब इसलिए है क्योंकि अपना लोक खोया है, अपना लोक साहित्य खोया है, अपना लोक जीवन खोया है और हम खाली होते जा रहे हैं। अगर हमारे पास साहित्य की वह समृद्धि रहती तो गांव बहुत बदले नहीं है। गांव में वही हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा कि टीवी आ गई, मोबाइल आ गया, इसके अलावा बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो स्कूल, कॉलेज आप आसपास के विश्वविद्यालय, कॉलेज को पता कर सकते हैं, निजीकरण और उदारीकरण के बाद से लगातार सीटें कम हुई, लगातार सीटें महंगी होती चली गई। हमारी सारी लड़ाई आरक्षण पर केंद्रित कर दी गई। आज देश में कोई एक ताकत नहीं है जो रोजगार के लिए लड़ती है। आज देश में सहस्त्रों ताकतें हैं जो अपने आरक्षण के लिए लड़ती हैं। 1990 में अगर 3.5 से 4 करोड़ सरकारी नौकरियां रही होंगी तो इस वक्त 1.25 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं बची है। वह जो 2-2.25 करोड़ चली गई वो किसके खाते से गई है? उसके लिए कौन लड़ेगा? तो कहने का तात्पर्य यह कि देश हमारा तभी बदलेगा जब हम अपने को थोड़ा ताकतवर महसूस करेंगे। हम नेताओं के पीछे चलने वाले, हम नेताओं और माफियाओं के पीछे चलने वाले पिछलग्गू न बने, बल्कि एक ऐसे विवेकवान, जागृत नागरिक बने जिसकी कल्पना प्रेमचंद करते थे। कम से कम आदर्शवादी बने, जैसे प्रेमचंद की कहानियों में पात्र हैं। तभी हमारा समाज बचेगा, तभी आपकी पीढ़ियां बचेंगी। अन्यथा आपको पता नहीं चलेगा, तर्क समाज से गायब होता चला जाएगा, सवाल गायब होता चला जाएगा। आपको पता, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि गणेश का जो सिर है ना, गणेश के सिर के समय से हमारे यहाँ वो है, क्या कहते हैं उसको, सर्जरी। एक बड़ा मासूम सा सवाल रहता है हम लोगों का उनसे कि अगर सर्जरी से गणेश की सिर ही लगाना था तो गणेश का ही लगा दिया होता, हाथी का सिर लगाने की क्या जरूरत थी? लेकिन आज हमारे बच्चे क्या ये सवाल कर पा रहे हैं? अगर नहीं कर पा रहे और स्पेस अगर ये खत्म हो रहा है सवालों का, तो जो समाज सवाल नहीं करता है वह समाज विवेकवान नहीं होता है। और जो समाज विवेकवान नहीं होता है वो समाज शांति नहीं चाहता, और जो समाज शांति नहीं चाहता उसका विकास नहीं होता है। दुनिया में कोई एक देश ऐसा नहीं है, कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जिसका विकास हुआ हो और शांति न हो। अमेरिका अपने देश में बहुत शांत देश है, वह बाहर जो करे। पाकिस्तान अपने देश में बहुत अशांत देश है, तो अंदर जो करे आप उसकी हालत देख रहे हैं। सत्ता में आने के बाद से किस तरह से एक ओरिएंटेशन में चीजें ले जाई जा रही हैं। पूरा साहित्य, संस्कृति 2 ही हिस्सों में है, या फिर भगवान देवी देवताओं के नाम पर है, और नहीं तो दूसरी चीज जो है, जो इनके अपने पुराने नेता हैं संघ और उनके नाम कर दी गई। यह देश हम सबका है, यह देश सभी संस्कृतियों का मिला जुला है, यह बहुलतावादी देश है। यहाँ जिस तरह की चीजें थोपी जा रही हैं ये बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। लेकिन आप तभी बोल पाएंगे जब आप में साहस रहे, और साहस तभी होगा
जब विवेक रहेगा, साहित्य आपका जिंदा रहेगा। हम पूरे इलाके में आप देखें, यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं, हम सब लोग अपने अपने हिस्सों से आए हैं। हो सकता है कि अगर यह कोई राजनीतिक पार्टी की रैली होती या कोई राजनीतिक बैठक होती तो हर आदमी अपने हिस्से का 10 आदमी उठा के ले आता, कहता चलो मेरे भाई मेरे दोस्त वहां एक कार्यक्रम है। लेकिन हम ऐसे कार्यक्रमों में नहीं लोगों को जुटा पाते। ये अगर नहीं जुटा पाते हैं तो फिर हमारे साथ जो व्यवहार कर रही है राजनीति वो लगातार करती रहेगी। यह जो नया भारत निर्माण हमको करना है वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं है। और 2000 के बाद जो मतलब उदारीकरण का एक फेज पूरा होने के बाद दूसरे फेज में जब हमारा देश आया और जब इस समय बेरोजगारी के चरम पर है तो रोजगार का सवाल इस समय हाशिए पर है। एक पुलवामा का सवाल आता है, बाकी सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। मेरा मानना है कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी उन सैनिकों के लिए कुछ नहीं कर सकता है सिवाय ये कि हम एक अपनी एकता जाहिर कर सकें। लेकिन रातों दिन हम बहस इसी पर करते हैं, इसी पर झगड़ा कर लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं, रिश्तेदारी नातेदारी तोड़ लेते हैं। लेकिन जिन सवालों पर आप कुछ कर सकते हैं, अपने मोहल्ले की नालियों पर, अपने कट रही बिजलियों पर, अपने स्कूल अशिक्षित हो रहे बच्चों को लेकर, बेरोजगार हो रहे बच्चों को लेकर, अपराध पर, स्त्री अपराध पर, उस पर आप एक बार बहस नहीं करते। खालिस बहस पुलवामा पर। अरे क्या कर लेंगे ना, आपके पास AK-47 है, न सरकार आपको दे रही है, न आपको जरूरत है उसकी। सरकार हमारी है, हमारे बजट का हिस्सा जाता है, देश रक्षा होती है, उसका एक सिस्टम है। आप यहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 2019 बदलने जा रहा है। 2019 पर पुलवामा से चुनाव नहीं होगा, चुनाव राफेल पर होगा, चुनाव बेरोजगारी पर होगा। चुनाव जो है वह 1,40,00,000 नौकरियां जो पिछले साल गई हैं उस पर होना चाहिए, फीस वृद्धि पर होना चाहिए, चुनाव इन सारे मसलों पर होना चाहिए। क्या सब समय हो गया? तो मेरा यह कहना है कि मतलब हमें इस तरह के अंधेरगर्दी ये कब होगा? अब आप सोचिए कि हमारे ये डिस्कोर्स है, हम डिस्कोर्स को सेना में शिफ्ट कर देते हैं, हम डिस्कोर्स को राम मंदिर में शिफ्ट कर देते हैं, हम डिस्कोर्स को जातिवाद में शिफ्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये सत्ता चाहती है। आप क्यों नहीं चाहते? क्योंकि आप कमजोर हैं। कमजोर इसलिए हैं क्योंकि हमारे बीच जो साहस की परंपरा है, ईमानदारी की और साहस की परंपरा, जन आंदोलनों की परंपरा, जन संघर्षों की परंपरा, उसको हाशिए पर हम डालते जा रहे हैं। अगर हम उसको अपने पास खींच कर ला पाए, आने वाले 10 वर्षों में आप देश बदलेंगे। क्या बदला साहब 2000 के बाद? जो सवर्णों के पास था वह सामाजिक न्याय के बाद दूसरी जातियों के पास आ गया। क्या इसीलिए देश बदला था कि परिवारवाद कायम हो जाए? पहले सवर्ण दिखते होंगे, अब जो है परिवार दिखते हैं। लालू का परिवार, मुलायम का परिवार, राहुल गांधी का परिवार, ऐसे अनेकानेक परिवार पैदा होते जा रहे हैं। और हमारा लोकतंत्र जो 1990 में पार्टियों के पास था, अब वो व्यक्तियों के पास आ गया है। और अब आप चुनाव राहुल गांधी के नाम पर लड़ते हैं, मोदी के नाम पर लड़ते हैं। भला आप मोदी को चुनने जाते हैं, आप सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज या पता नहीं यही लोकसभा है, कोई यहां बैठे हुए हैं, आप मोदी को कैसे चुनते हैं जरा हमें बताएं। अरे आप तो अगर लोकसभा में खड़े होंगे तो इनको चुनेंगे या किसी तीसरे को चुनेंगे। आप बहस कैसी, मतलब शिफ्ट कहां किया हमको मीडिया ने? हमको शिफ्ट कर दिया, मोदी को नहीं चुनते, हम राहुल को नहीं चुनते, हम प्रियंका को नहीं चुनते, हम अपना लोकसभा का कैंडिडेट चुनते हैं और हम बहस उस पर करेंगे। लेकिन आप बार बार मीडिया, बार बार मास मीडिया और तमाम सारे इस तरह के जॉनर आपको ले जाके एक ऐसी जगह पर फंसाते हैं जहां आपसे पूछा जाता है मोदी को चुनेंगे कि राहुल को चुनेंगे। अरे राहुल हमारे लोकसभा का नेता है, हम अपने नेता को चुन रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यह नेता लोकसभा तक पहुंचेगा और एक बेहतर कैंडिडेट तय करेगा। यह डिस्कोर्स को जो डाइल्यूट करने का मसला है, इसको समझना चाहिए और यही सबसे बड़ी ताकत है और खासकर मोदी की बहुत बड़ी ताकत है। डिस्कोर्स को डाइल्यूट कर देते हैं आप तो जनता कमजोर होती है। दूसरी बात यह है कि इस देश ने देखा है कि बहुमत की सरकार हमेशा तानाशाही की होती है और अल्पमत की सरकारें हमेशा जनता के साथ खड़ी होती है। आपको एक नहीं मैं 10 चीजें गिना सकता हूं। पहली, नरेगा अल्पमत की सरकार ने दिया है जिसमें दुनिया भर की पार्टियां थी। हमको रोजगार का अधिकार उसी ने दिया। NHRM वही लेके आए, शिक्षा का अधिकार वही लेके आए, राइट टू फूड वही लेकर आए। यानी सरकार किसी की हो लेकिन बहुमत की सरकार ऐसी होगी जैसी चल रही है
कि वो उज्ज्वला योजना के दावे करते हैं, सवाल पूछो तो मारने को दौड़ते हैं। उज्ज्वला योजना पर उनकी सरकार रिपोर्ट जारी करती है कि 15% से अधिक महिलाओं ने या परिवारों ने दोबारा उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं लिया है, लेकिन वो भूल जाते हैं। नोटबंदी पर वो 1000 दावे करते हैं, और हम पूछें भैया कहाँ जल रहे हो तुम, किस चौराहे पर जल रहे हो, तो भक्त दौड़ा लेते हैं। ऐसा क्यों है माहौल? सिर्फ इसलिए है कि हमने विवेक को त्याग दिया है, अपने तर्क को त्याग दिया है, सवाल को त्याग दिया है। चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी कौम हो, कोई भी जाति और मसला और मजहब हो, बगैर सवाल के नहीं टिकता है। आप अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो दो ही बातें मेरे हिसाब से होनी चाहिए। एक तो ये कि हमारा लोकतंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि रजवाड़ों के घरों से, परिवारों और खानदानों के घरों से पैदा हुए नेताओं का पत्तल उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना मुकाम बनाइए, आप अपनी जनता को खड़ा करिए, आप उनको लामबंद करिए। और दूसरी बात ये कि सवाल पूछना मत छोड़िए, चाहे अल्लाह ही, भगवान ही, ईश्वर ही क्यों ना आ जाए। धन्यवाद।